बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू WA स्टडी ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए टिश्यू कंटेन विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। टिश्यू का हमें पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ सेल्स जो होंगे उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो ब्लड क्या है? ये कलेक्शन ऑफ सेल्स है और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा किस किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? हमारी ब्लड वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज पे कंसिस्ट करता है और ये ब्लड इनके अंदर मौजूद होगा और ये बहुत से ट्रांसपोर्ट फंक्शन परफॉर्म करता है। ट्रांसपोर्ट फंक्शन में क्या क्या ये फंक्शन परफॉर्म करेगा? डिफरेंट गैसेस की ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स, प्रोटीन्स और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट के लिए अहम रोल प्ले करता है। जो फिशेस का ब्लड होता है वो दूसरे वर्टिब्रेट्स के ब्लड के सिमिलर ही होता है और ये मेन दो कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करता है। एक तो प्लाज्मा है और दूसरे नंबर पे सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। सेलुलर कंपोनेंट्स में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आ जाएंगे और प्लाज्मा क्या है? ये एक लिक्विड पोर्शन होता है। फिश ब्लड 60 to 80% जिसमें प्लाज्मा मौजूद होता है, 20 to 40% उसमें रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं और 0.5 to 2% उसमें वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? मैंने पिछली स्लाइड्स में भी आपको बताया कि प्लाज्मा एक लिक्विड पोर्शन होता है और ये वाटर पे कंसिस्ट करता है और ये बहुत से सल्यूट्स के लिए एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है। वो सल्यूट्स कौन कौन से हैं? वो प्रोटीन्स हैं, डिज़ोल्व गैसेस हैं। डिज़ोल्व गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाएगी। उसके अलावा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट मटेरियल और बहुत से रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। रेगुलेटरी सब्सटेंसेस में एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह आ जाएंगे। लैम्फ इज़ ए प्लाज्मा पार्ट। लैम्फ क्या है? ये एक प्लाज्मा का पार्ट है जो कि एक वाइट सा फ्लूइड होता है जो कैपिलरी से बाहर निकलता है और जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं उनको बात करता है, उनको वॉश करता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लड प्लाज्मा किस किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। उसमें सबसे पहले वाटर, फिर प्रोटीन्स हैं, फिब्रिनोजिन प्रोटीन्स हैं, फिब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और दूसरे सल्यूट्स हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंसेस है जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन और अमोनियम साल्ट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज, लिपिड्स, अमीनो एसिड। ब्लड गैसेस हैं जो कि ब्लड में डिफ्यूज़ होती हैं और ब्लड से आउटसाइड बॉडी में डिफ्यूज़ होती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। रेगुलेटरी सब्सटेंसेस की बात की तो मैंने बताया कि हार्मोन्स और एंजाइम्स को हम रेगुलेटरी सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। उसके बाद प्लाज्मा और सीरम में क्या फ़र्क है? प्लाज्मा क्या है? हमारे ब्लड के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं जैसा कि प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन। अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर हमारे ब्लड में मौजूद हैं तो ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जो ब्लड है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसको जो है वो प्रिवेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। वो प्लेटलेट सेल्स होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारे ब्लड के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं? हमारे ब्लड को जो है वो क्लॉट होने से बचाते हैं। अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ब्लड में मौजूद होंगे तो उसको हम कहेंगे प्लाज्मा और अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद नहीं होंगे तो उसको हम कहते हैं सीरम। सीरम और प्लाज्मा में मेन डिफरेंस यही है, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट सीरम हैज़ लॉस्ट द क्लॉटिंग फैक्टर। सीरम में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद नहीं होते। उसके बाद है प्लाज्मा। डिफरेंट इलियोइस्ट फिशेस में अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो जो पोलर और सब पोलर रीजन्स, ऐसे इलाके जो बहुत ठंडे होते हैं, वहाँ की जो फिशेस होती हैं उनके अंदर एंटी फ्रीज प्रोटीन होती है, AFP, एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या करती है? ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको कम करती है। मतलब कि फिशेस का जो ब्लड होता है उसको फ्रीज होने से बचाती है क्योंकि वो इलाके बहुत ठंडे होते हैं तो फिशेस के चांसेस होते हैं कि उनके अंदर जो ब्लड है वो फ्रीज हो जाए। लेकिन ये जो प्रोटीन्स होती हैं एंटी फ्रीज प्रोटीन,
या फिर एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन, ये उसके ब्लड को जो है फ्रीज होने से प्रिवेंट करते हैं। और यहाँ पे जो फिशेस होती हैं उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो होता है, एज लो एज 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये किस वजह से फ्रीज़ नहीं होता, ये ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से फ्रीज़ नहीं होता है। और उसमें कौन कौन से माइनो एसिड्स होते हैं, अब एलिनिन होते हैं और थ्रियोनिन 2:1। एलिनिन की रेशो 2 होगी और थ्रियोनिन की रेशो 1 होगी। फिश प्लाज्मा कंटेन एल्बुमिन, इसके अलावा डिफरेंट और जो प्रोटीन्स जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं और उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं उसके। एल्बुमिन उसका क्या फंक्शन होगा, ये क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करती है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करती है। उसके अलावा लिपोप्रोटीन होती है जिसका मेन फंक्शन होता है लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा सेरेलोप्लाज्मिन होती है जो कि एज कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन के तौर पे एक्ट कर रही होती है। इसके बाद अब हम देखेंगे इसके सेलुलर कंपोनेंट्स। पहले हमने प्लाज्मा को डिस्कस किया, लेकिन अब हम देखेंगे सेलुलर कंपोनेंट्स। सेलुलर कंपोनेंट्स में पहले भी आपको मैंने बताया कि इसमें 3 जो सेल्स होते हैं जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं और रेड ब्लड कार्पसेल्स और रिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स और ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पे प्लेटलेट्स और उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो पहले हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो जो हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा जो है वो रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, ये बोन मैरो में होते हैं, जिसको हम हड्डियों का गूदा भी कहते हैं। हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, उसके अंदर ये बनते हैं। और इसके अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। जब भी कोई फॉरेन एजेंट्स जाके हमारे बॉडी पे अपना जो रिएक्शन शो करे या फिर बॉडी पे अटैक करे, तो ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये एज इम्यूनिटी एक्ट करते हैं और उस इन्फेक्शन एजेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस इन्फेक्शन एजेंट को क्या कहते हैं, हम पैथोजेंस कहेंगे। तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं, उसको हमारी बॉडी पे इफेक्ट शो नहीं करने देते। और ये 2 तरह के होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में जो ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं होंगे, और ये 3 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज। अगर हम ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो इसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, सिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इसके बाद लास्ट पे जो इसका तीसरा सेल्स है जिसको हम प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो हमारा जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं। सम टाइम मैंने पहले आपको बताया कि सम टाइम एक्सीडेंटली अगर किसी को चोट लग जाए तो जो ब्लड है वो बहना स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्लोटिंग फैक्टर्स जो कि प्लाज्मा के अंदर मौजूद हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन, अब ये क्या करेंगे, वहाँ पे कोगुलेशन का प्रोसेस करेंगे और जो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव तय बना देंगे ज़ख्म के ऊपर, और जो लॉस ऑफ ब्लड है उसको प्रिवेंट करेंगे, उसको रोकेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्लड और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।